हेलो डियर फ्रेंड्स, बायो वाले गुरुजी चैनल पर आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी की जो सीरीज है उसमें वीडियो 4th के थ्रू हम लेकर आए हैं सेल डिवीजन का पार्ट 4 यानी सेल डिवीजन में हम यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन में प्रत्येक ऑप्शन के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे हमारी थ्योरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, हमारे कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और फर्स्ट और सेकंड ग्रेड टीचर साथ में लैब असिस्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों के डिस्कशन से, इन क्वेश्चनों को देखने से अल्टीमेटली आपको एक बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है, बिकॉज यहां पर क्वेश्चन के प्रत्येक ऑप्शन से रिलेटेड थ्योरी को हम क्वेश्चन के साथ में डिस्कस करते हैं तो वो ज्यादा स्ट्राइक करती है। तो जिन बच्चों को जनरली याद नहीं रहता या कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता या फिर भूल जाते हैं, वो इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो उनको वो थ्योरी इजीली याद रहेगी और साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो दोस्तों, यहां पर 10 या 15 मिनट की क्लास में आप 1 घंटे जितना कंटेंट है वो पढ़ सकते हैं और साथ में उन चीजों को इजीली रिमेंबर भी रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आइए देखिए, चलते हैं यहाँ किस प्रकार टाइप के क्वेश्चन है। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक्स, यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको लाइन को, यानी हमारे सामने जो गिवन क्वेश्चन है उसको बड़े ही तसल्ली से आपको पढ़ना होता है कि एक्स एंश्योर दैट प्रोडक्शन ऑफ वाई फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। यानी एक एक्स फेज है, एक वाई फेज है, ठीक है ना। तो एक्स एंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ वाई, एक्स की वजह से क्या होता है, वाई का प्रोडक्शन हो रहा है। वेर आज फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द जेड, और फर्टिलाइजेशन की वजह से जेड बन रहा है। तो दोस्तों, यहां पर जेड कब बन रहा है, बोले फर्टिलाइजेशन की वजह से बन रहा है। तो हमें पता है फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या होता है, बोले युग्मनज बनता है, यानी जाइगोट बनता है। यानी यहां पर क्या बनता है दोस्तों, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट क्या होता है हमेशा दोस्तों, जाइगोट हमेशा 2n होता है, हमें पता है। तो जाइगोट बनेगा, तो इसका मतलब जाइगोट इससे बना है। तो पीछे जाके देखिए, यहां वाला क्या होगा, ये हैप्लॉइड है, और ये क्या है दोस्तों, एक गेमेट है। क्या है ये, गेमेट है। तो इसका मतलब हम यहां कह सकते हैं कि गेमेट से जाइगोट बनता है। तो जाइगोट अगर 2n होता है तो ये n होता है। और यहां पर जो जाइगोट, जो गेमेट बने हैं वो किससे बनते हैं, बोले गेमेट बनते हैं, वो बनते हैं मियोसिस के प्रोसेस से। यानी जो 2n सेल है उसमें मियोसिस होता है, उसमें क्या होता है, मियोसिस, और उससे गेमेट बनते हैं। तो हमें पता है मियोसिस से गेमेट बनते हैं और गेमेट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। तो मियोसिस से गेमेट बनते हैं, तो मियोसिस जो आपका एक्स है उस सेल में मियोसिस होगा, और उससे अभी क्वेश्चन क्या दिया, एक्स एंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ वाई, यानी एक्स से वाई बनता है, यानी 2n से n बनेगा। यानी कहने का मतलब मियोसिस का प्रोसेस होगा और गेमेट बनेगा जो कि हैप्लॉइड होगा। तो दोस्तों, यहां पर एक्स वाई जेड क्या है, तो हम देखेंगे एक्स तो क्या है, डिप्लॉइड है, वाई क्या है, वो गेमेट है तो वो क्या है, हैप्लॉइड है, और जेड क्या है, जाइगोट है तो वो क्या है, डिप्लॉइड है। तो यहाँ एक्स तो क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। एक्स तो यहाँ पर डिप्लॉइड तो है, लेकिन एक्स में क्या हो रहा है, मियोसिस। तो यहाँ एक्स को देखो क्या देख रखे हैं, माइटोसिस, ये कैंसिल, माइटोसिस कैंसिल, मियोसिस 2 के अंदर है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो वाई, देखो वाई क्या है, गेमेट है, तो गेमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है, तो वाई हैप्लॉइड है, यहाँ डिप्लॉइड है, तो यही आंसर हो गया। थर्ड को भी देख लो चाहिए, जेड क्या है, डिप्लॉइड है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को सोल्व करते समय थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। फिर देखिए, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ 2 कॉलम दिए हुए हैं, मैच करना है। सेल प्लेट, हमें सेल प्लेट आते ही सेल डिवीजन से रिलेटेड संबंधित आ गया, यानी कुल मिला के जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर जो साइटोकाइनेसिस होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो यहां देखिए, सेल प्लेट, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस नहीं, ठीक है ना, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस तो कैरियोकाइनेसिस होता है, इसको मिला दो, यानी थर्ड के अंदर ए आ जाएगा। फिर सेल प्लेट कहां है, बोले हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल प्लेट, ठीक है ना। यानी यहां पर सेल जो आप कह सकते हैं, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल प्लेट, नया सेल प्लेट यानी नया सेल वॉल, ये सेल वॉल आएगा। न्यू सेल वॉल बनाने में ये सेल प्लेट मदद करती है, तो फर्स्ट के अंदर बी आ जाएगा। सिंसाइटियम का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज, यानी मेनी न्यूक्लियस, कई न्यूक्लियस आ गए। और साइटोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, यानी फोर्थ के अंदर डी आ जाएगा। तो यहां चेक कीजिए आंसर के अंदर, फर्स्ट के अंदर क्या है, फर्स्ट में बी आएगा। तो फर्स्ट में बी कितनों में है, बोले इन 2 के अंदर है। फर्स्ट में बी, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर सेकंड के अंदर सी, सेकंड के अंदर सी बोले इस एक में ही है। फिर थर्ड में ए, बोले इसमें आ गया। फोर्थ में डी, ये आ गया। तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया। दोस्तों, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। फिर देखिए, सिंसाइटियम फॉर्मेशन टेक प्लेस इफ, सिंसाइटियम का मतलब ये है कि मान लीजिए कि यहां पर कोई सेल है और उस सेल का ये न्यूक्लियस है और उसमें सेल डिवीजन होता है। तो इस सेल डिवीजन के थ्रू यहां पर, इसमें कहने का मतलब न्यूक्लियस बन गए, मेनी न्यूक्लियस बन गए यहां पर, और इस साइटोप्लाज्म का डिवीजन
नहीं हुआ, यानी ओनली कैरियोकाइनेसिस हुआ। क्या हुआ? ओनली कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। तो इस कंडीशन को हम सिंसाइशियम बोलते हैं। तो देखिए सिंसाइशियम जो है, सिंसाइशियम फॉर्मेशन कब होगा? ऑप्शन देखिए, साइटोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस, यानी पहला जो क्वेश्चन है कि साइटोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस, यानी क्या कैरियोकाइनेसिस तो होगा, तो कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी कैरियोकाइनेसिस है वो होगा लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। ठीक है ना, यानी कैरियोकाइनेसिस तो होगा, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोकाइनेसिस एक तरीके से नहीं होगा। तो साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो न्यूक्लियस इस एक सेल में रहेंगे, इसी को हम सिंसाइशियम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का एनाफेज है, माइटोसिस का एनाफेज है विच ब्रिंग अबाउट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम इज, यानी कहने का मतलब माइटोसिस जो है उसका जो एनाफेज होता है, माइटोसिस का जो एनाफेज होता है उसमें क्या होता है दोस्तों? बोले माइटोसिस के एनाफेज में इस तरीके से जो गुणसूत्र के जो अर्धांश है यानी जो क्रोमेटिड हैं वो ऐसे पृथक हो जाएंगे और विपरीत ध्रुवों की तरफ ऐसे जाने लगेंगे, यानी प्रत्येक एक तरीके से ये कहने का मतलब ऐसे ऑपोजिट पोल की तरफ जाने लगेंगे। तो यहां पर ये कौन सा इवेंट हुआ है? तो बोले दोस्तों यहां पर ये मान लीजिए हमारा ये क्रोमोजोम था, हमारा ये क्रोमोजोम है और ये क्रोमोजोम यहां पर गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर के द्वारा ऐसे जुड़े हुए हैं। क्रोमोजोम के क्रोमेटिड हैं, ये फर्स्ट क्रोमेटिड है ना, ये क्रोमेटिड और सेकंड क्रोमेटिड हैं, दोनों जुड़े हुए हैं और ये किसके द्वारा? यहां पर सेंट्रोमियर के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों यहां पर एनाफेज में हुआ क्या है? बोले एनाफेज के अंदर ऐसा हुआ है कि ये जो आपके इस तरीके से क्रोमेटिड है वो सेपरेट हो गए हैं, क्रोमेटिड यहां सेपरेट हुआ है, हालांकि क्रोमेटिड अलग हुआ है, क्रोमेटिड अलग हुआ है, लेकिन देखो गुणसूत्र जो बिंदु है सेंट्रोमियर है उसके दो पार्ट हो गए, यानी वो स्प्लिट हो गया, तो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया है, ऐसी घटना हुई है यहाँ पे। ऑप्शन देखिए स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर पहला ही ऑप्शन आ गया, लेकिन बाकी ऑप्शन को देखो, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन नहीं, यहां पर क्रोमेटिन तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है ना, पहले से ही क्रोमोजोम है। रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बोले वो तो जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन तो एस फेज में हो जाता है, किसमें? एस फेज के अंदर ही होता है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन कब होता है? बोले प्रोफेज में होता है, ठीक है ना, ये प्रोफेज में होता है। स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमेटिड, क्रोमेटिड स्प्लिट नहीं हो रहा है, क्रोमेटिड तो सिर्फ सेपरेट हो रहे हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा है। ये जो सेंट्रोमियर है, दिस सेंट्रोमियर ये इट गेट स्प्लिट है ना, ये स्प्लिट हो रहा है, इसलिए ऑप्शन आएगा फर्स्ट, फोर्थ नहीं आएगा, ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहां पर सेल साइकिल की फेजेज को गिवन है, सेल साइकिल और इवेंट यानी कौन सी फेज में क्या इवेंट हो रहा है, तो गैप 2 फेज। अब देखिए गैप 1 के अंदर क्या होता है, गैप 2 में क्या होता है, G0 फेज में क्या होता है, तो हम इजीली चूज कर सकते हैं। और सिंथेसिस फेज जिसको हम एस फेज बोल रहे हैं उसमें क्या होता है, तो थर्ड वाले को पहले चेक कर लो, थर्ड वाले में एस फेज में क्या होता है, बोले डीएनए का सिंथेसिस होता है, तो हम बोले सिंथेसिस ऑफ डीएनए, यानी थर्ड के अंदर क्या आएगा, डी आएगा। अब यहां देखो थर्ड में डी किस किस में है दोस्तों, थर्ड के अंदर जो डी है वो इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है ना। अब छोड़ते दूसरे पे जाओ, फोर्थ के अंदर G0 फेज, G0 फेज का हमें पता है सेल डिवीजन रुक जाता है, तो G0 फेज में क्या होता है, नो फर्दर डिवीजन ऑफ द सेल, यानी बी आएगा, यानी फोर्थ में क्या आएगा, बी। तो इन दोनों में, फोर्थ में बी, इसमें भी है इसमें भी है। तो अभी यहां पर जाते हैं कि सेकंड में ए और सी यहां दे रखा है, यहां पर पकड़ सकते हैं हम, ठीक है ना, यहां से पकड़ सकते हैं, फर्स्ट से भी पकड़ सकते हैं। तो सेकंड G1 फेज, G1 फेज में क्या होता है, देखो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ग्रोथ करती है और नो डीएनए रेप्लिकेशन, सही बात है, यही होता है, एनसीईआरटी का लाइन है एज इट इज। तो G1 के अंदर यानी यहां था, सेकंड के अंदर ए आ जाएगा, सेकंड में ए इसमें है, तो और फिर फर्स्ट के अंदर सी, फर्स्ट में क्या बच गया, सी बच गया। तो गैप 2 फेज जो है उसमें रियल में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल प्रोटीन, यानी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, यानी कहने का मतलब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उसमें जो स्पिंडल फाइबर हैं उनका जो प्रोटीन होता है जिसको ट्यूबुलिन प्रोटीन बोलते हैं, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस G2 फेज में स्पेशली होता है। तो यहां पर ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का लाइन है एज इट इज, उस पे बेस्ट क्वेश्चन है। तो यहां आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, फर्स्ट, यानी फर्स्ट ए आंसर आ जाएगा, जिसमें इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं। फिर देखिए नीट में देखो इसी तरीके से क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर देखिए यहां ए सोमेटिक सेल दैट जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज ऑफ इट्स सेल साइकिल, एस फेज उसने अभी अभी कंप्लीट किया है, सोमेटिक सेल है। तो दोस्तों यहां पर सोमेटिक सेल है, इसका मतलब 2n है, यानी और उसने एस फेज किया है, तो एस फेज में क्रोमोजोम तो 2n ही रहेंगे, लेकिन यहां पर 2c था तो ये 4c हो गया है, यानी मान लीजिए, यानी सोमेटिक सेल दैट जस्ट कंप्लीटेड एस फेज, तो उसका G1 था और एस कंप्लीट किया है, तो अब यहां पे G2 के अंदर आ गया है, एस कंप्लीट कर लिया तो G2 में आ गया तो 4c हो गया। ये हमारा एक
नॉलेज है। एज कंपेयर टू गेमेट ऑफ द सेम स्पीसीज, गेमेट की तुलना में अब इसमें क्या अंतर है, तो इन्होंने बोला एस फेज कंप्लीट किया है, तो एस फेज ही है। और अब गेमेट की अगर बात करें तो जब गेमेट बने इसमें मियोसिस हो, तो गेमेट का हमें पता है 2n की जगह, अगर गेमेट है तो 2n की जगह तो n हो जाएगा, और यहां पर क्रोमेटिन जो डीएनए का अमाउंट है वो 1c हो जाएगा, यानी ऐसे होता है। तो यहां पर हम इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं दोस्तों। यहां पर कंपैरिजन करें तो ये तो देखो क्या है, डिप्लॉइड है, और यहां पर 4c है। तो अब यहां कंपैरिजन किसके साथ में है, वो सेल किसके साथ कंपेयर हो रही है, कंपेयर टू गेमेट, यानी ये गेमेट है, इस गेमेट के साथ में कंपेयर हो रही है। तो क्या कंपैरिजन होगा, ऑप्शन देखो, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या ट्वाइस है, क्या ट्वाइस तो है, यहाँ n है तो यहाँ 2n है, इसका मतलब ट्वाइस है, ठीक है ना। एंड ट्वाइस द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए, तो यहाँ अमाउंट ऑफ डीएनए 1c है, यहाँ 4c है, तो ट्वाइस नहीं, ये 4 टाइम हो गया। फिर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नहीं सेम नंबर नहीं है। फिर देखो थर्ड ऑप्शन, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ट्वाइस है इस सेल के अंदर, इस सेल में ट्वाइस है, देखो कैसे है, ये गेमेट का सेल है, उसमें n है तो इसमें 2n है, तो ट्वाइस तो है। एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए, और अमाउंट डीएनए का अमाउंट 4 टाइम है, यहाँ 4c है या 1c है, यहाँ 2n है, यहाँ n है, तो ये आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर कॉलम के अंदर यहां पर करेक्ट कॉम्बिनेशन को मैच करवाना है हमें कि डबलिंग ऑफ डीएनए, डीएनए का डबल कब होता है, बोले एस फेज में होता है, सीधा एक के अंदर 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद में डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम डबल कब होते हैं, बोले क्रोमोसोम एस में डबल नहीं होते हैं, G2 में भी डबल नहीं होते, G1 में भी नहीं होते, प्रोफेज में नहीं होते, मेटाफेज में नहीं होते, लेकिन एनाफेज में जब वो सेपरेट होते हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है तो उसमें डबल हो जाते हैं, एनाफेज में डबल होंगे, तो यहां पर बी के अंदर आ जाएगा 1। फिर डबल द नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स डबल कब होती हैं, बोले सेल डिवीजन होता है तब, यानी साइटोकाइनेसिस होता है तब, तो यहाँ 2 आ जाएगा। एंड डबलिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेली, बोले G2 फेज के अंदर, यानी यहाँ 4 आ जाएगा। मैच कीजिए, ए के अंदर थर्ड, ए के अंदर थर्ड सिर्फ पहले में ही है, ठीक है ना, तो यही हो गया आंसर। यही आंसर क्या हो गया, चेक कर लो बाकी को भी, बी में 1, बी में 1, सी में 2 एंड डी के अंदर 4, तो यही आंसर हो गया दोस्तों। इस तरीके से पहले एक को चेक कर लिया करो ताकि टाइम की बचत हो जाए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए डिप्लॉइड सेल, एक डिप्लॉइड सेल है, सेल क्या है दोस्तों, डिप्लॉइड है, 2n सेल है ना। देयर आर 14 क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम कितने हैं उसके अंदर, 14 है। एंड द डीएनए कंटेंट 2c आफ्टर m फेज, है ना, डीएनए कंटेंट कितना है, 2c है, यानी जो डिप्लॉइड स्टेज में क्रोमोसोम है वो कितने हैं, डिप्लॉइड सेल है और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 14 है। डीएनए कंटेंट 2c आफ्टर m फेज, यानी अगर ये m फेज के बाद में अगर बात करें तो नॉर्मल सेल है, तो यहाँ डीएनए कंटेंट कितना है दोस्तों, बोले डीएनए कंटेंट 2c है, क्रोमोसोम 14 है, ठीक है ना, ऐसे बता रहा है। ये सेल की बात करें, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए एट G1, अब G1 में तो कितना होगा, फिर S में कितना होगा, G2 में कितना होगा, यानी ये M फेज में है, यानी ये सेल दोबारा से इंटरफेज में जब प्रवेश करेगी, है ना, दोबारा से अगर इसमें तैयारियां होंगी तो क्या होगा, देखो G1 के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 14 ही रहेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होंगे, S में भी चेंज नहीं होंगे, G2 में भी नहीं होंगे, तो क्रोमोसोम तो 14 14 14 रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए 14 14 नंबर ऑफ क्रोमोसोम केवल इसी में है, तो डायरेक्ट चूज कर लो, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आगे सोल्व कर लो। G1 के अंदर ये 2c ही रहेगा डीएनए का अमाउंट, लेकिन S में कितना हो जाएगा, 4c, और G2 के अंदर भी 4c रहेगा, क्योंकि अभी स्प्लिट नहीं होगा, आगे चल के स्प्लिट होगा, तो 2c 4c 4c, तो ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेज इन प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट में जो स्टेजेस का सीक्वेंस है दोस्तों, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, यानी प्रोफेज फर्स्ट में यही होते हैं ना, एंड देन डिप्लोटीन एंड देन डायकाइनेसिस, तो ये प्रोफेज जो फर्स्ट होता है मियोसिस फर्स्ट का, उसके अंदर ये सीक्वेंसेज हैं। तो सीक्वेंस बोले लेप्टोटीन, बोले पहले जाइगोटीन आ गया, लेप्टोटीन इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेप्टोटीन के बाद में जाइगोटीन आ रहा है, सही बात है, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, तो ऑप्शन बी इसका हो गया है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल द सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ सेपरेट होते हैं, तो हमें पता है दोस्तों होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो मियोसिस फर्स्ट के अंदर उनका सेपरेशन होता है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम इस तरीके से दोस्तों अलग अलग हो जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है, वाइल द सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड, तो सिस्टर क्रोमेटिड तो ये हैं, यानी सेम कलर वाले आपस में सिस्टर क्रोमेटिड हैं, और ये आपस में रेड कलर वाला और येलो कलर वाला नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, तो सिस्टर क्रोमेटिड तो अभी साथ में ही है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हैं। तो ऐसी घटना कहाँ होती है, तो बोले ऐसी घटना, ऑप्शन देखिए, बोले ये कब होता है, बोले ये होता है एनाफेज फर्स्ट में, ठीक है ना, कब होता है, एनाफेज फर्स्ट में, एनाफेज सेकंड में क्यों नहीं, एनाफेज सेकंड के अंदर इसका स्प्लिटिंग होगा, यानी सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा और दोनों क्रोमेटिड
सेपरेट हो जाएंगे। तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं, जबकि होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं एनाफेज फर्स्ट में ही। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एवरी क्लास में मिलते रहेंगे, रोजाना ऐसी क्लास मिलती रहेगी। और आपका नीट का एग्जाम जब तक नहीं होता तब तक ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। तो जिन बच्चों की तैयारी स्ट्रॉन्ग नहीं है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो अगर क्वेश्चन के माध्यम से बैक जाके थ्योरी को ऐसे पढ़ते हैं तो उनकी तैयारी अच्छी हो जाती है और कम टाइम में वो ज्यादा कंटेंट को, यानी यहाँ 15 मिनट की क्लास में हम लगभग 1 घंटे जितना कंटेंट पढ़ सकते हैं। 1 घंटे अगर ऐसे बैठ के पढ़ेंगे तो इतना कंटेंट पढ़ पाएंगे। उसी कंटेंट को हम इस वीडियो के थ्रू 15 मिनट में पढ़ लेंगे, क्योंकि वेरियस क्वेश्चन सामने आए, साथ में उनसे रिलेटेड थ्योरी को डिस्कस किया। तो इस तरीके से थ्योरी भी रिवाइज हो गया और क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सोल्व करना है, वो तरीका भी पता चल गया। तो दोस्तों ऐसी ही क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। हमारी मेहनत है, आप पढ़ते रहिए, हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आपको डेली क्लास प्रोवाइड करते रहेंगे। और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें बायो वाले गुरुजी को, और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।